कैसे हो भाई सब, सारे स्टूडेंट्स, सारे व्यूअर्स। हम एक्चुअली कुछ वीडियो बना रहे थे शुरू में, तो ये इसके लिए हम सॉरी भी कहेंगे सब स्टूडेंट्स से कि सबको तुम करते हैं। ठीक है, आदत हो गया है स्टूडेंट में। कुछ वीडियो में हम अच्छा आप कोशिश काफ़ी किए थे, बट प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो चलो भाई, सबका स्वागत है। मैं अशोक मुखर्जी सबका स्वागत करते हैं। और इस बार वीडियो जो है इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर ही वीडियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हम बताए थे पिछला वीडियो में, बताए थे कि अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसी पे चलेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या चीज़, वीडियो को देखोगे, लास्ट तक देखोगे, समझोगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि प्लस चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, माइनस के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है। तो ये कंसेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, तो इसलिए क्या करना है, वीडियो देखना है बढ़िया से, मतलब दिमाग शांत करके देखना है, बढ़िया से ही देखता है सब। और लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, बढ़िया कमेंट करोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या ये। चलो मान लो कि देयर इज़ ए पॉइंट, कुछ भी नाम देते, चलो एम पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिए एम, और इस एम पॉइंट के सराउंडिंग में कुछ चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे कुछ चार्जेस हम लोग यहाँ पर ले लिए। और ये मान लो कि ये जो पॉइंट है ये सारा चार्जेस के फील्ड रीजन के अंदर है। जो भी चार्जेस यहाँ पर हमको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, जितना पार्टिकल्स दिख रहा है, 10, 12, 50 जितना है, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एम पॉइंट इस सब चार्जेस के फील्ड के अंदर है। तो फील्ड के अंदर अगर है तो हर कोई अपना यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एम पॉइंट पर। अब जैसे ये प्लस है तो ये क्या करेगा, अपना फील्ड बनाएगा, तो फिर इस तरह से, क्योंकि प्लस है तो आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और मान के चलते हैं कि ये माइनस है और इसके भी फील्ड में ये है, तो ये बनाएगा तो फिर इनवर्ड। चलो इसको E2 मान लो, या फिर हम एक काम करते हैं, अच्छा E2 ही कर देते हैं, चलो E2 इससे E1 कर दिए, फिर इसे भी माइनस मान लिए, तो ये अपना फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, लेट इट बी E3। और ऐसे करके अल्टीमेटली हो सकता है कि जितना सराउंडिंग चार्जेस होगा सबका फील्ड यहाँ पर आके बन जाए। बट गौर करोगे ये सारा फील्ड बन तो एम पॉइंट पे ही रहा है, लेकिन सारा फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, जो पॉइंट हम बना रहे हैं, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगा उस जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इज इक्वल, वो इक्वल होता है टू द वेक्टर सम। अच्छा देखना, कुछ वर्ड कभी बोलते वर्ड कभी मिस हो जाता है, बोल देते हैं और लिखने में मिस हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, जितना भी अलग अलग यहाँ पर फील्ड्स बन रहा है, उस सारा इंडिविजुअल फील्ड का क्या करना, हमको वेक्टर सम बनाना है। यानी जितना फील्ड यहाँ पर बना, E1 करके, फिर E2 करके, फिर यहाँ से जितना भी मान लेते हैं कि n फील्ड्स बन रहा है, तो इस n फील्ड का सम कर देंगे तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगा इस m पॉइंट पर। और ये वेक्टर सम का कुछ मीनिंग होता है। वेक्टर सम का मीनिंग ऐसा कि अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर दो ही फील्ड बन रहे हैं, E1 बन रहा है और E2 बन रहा है, और E1 फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन पर कूलम है, क्योंकि फोर्स बाय चार्ज का कंसेप्ट था फील्ड के लिए। और E2 का वैल्यू बन रहा है, ये भी मान लेते हैं कि चलो 4 न्यूटन पर कूलम का फील्ड है। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि 5 न्यूटन पर कूलम और 4 न्यूटन पर कूलम, दो ही फील्ड बन रहा था, तो एम पॉइंट पे टोटल फील्ड कितना है, तो टोटल फील्ड इज 9 न्यूटन पर कूलम, मतलब 5 + 4। ऐसा नहीं समझ रहे, वो एल्जेब्रिक सम होता है। और वो तभी होता है जब हम स्केलर को लेके काम करते हैं, अभी तो हम वेक्टर लेके काम कर रहे हैं।
तो वेक्टर लेके अगर काम करेंगे तो वेक्टर सम को ही यूज करना होगा। अभी वेक्टर सम यूज कैसे करते हैं, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बट इसको हम यूज कैसे करें तो एक यूज करने का हम जस्ट एग्जांपल से बताते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक चलो ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, 3 वर्टेक्स हो गया है और ये डिस्टेंस साइड ले लेते हैं आर। थोड़ा गला में खराश हो रहा है, वो बादल भी किया हुआ है, पता नहीं पानी पड़ेगा कि नहीं। तो ए बी सी 3 वर्टेक्स, और इस 3 वर्टेक्स में से इस पहला वर्टेक्स में एक चार्ज हम रख देते हैं प्लस क्यू ए पे, और बी वर्टेक्स पे आके एक चार्ज हम माइनस क्यू रख देते हैं। बट सी जो वर्टेक्स है वो वेकेंट है, खाली है। और हम लोग से अगर पूछा जाए कि ये मान लेते हैं चलो कि सी पॉइंट जो है इस कैपिटल ये सॉरी बार बार कैपिटल आता है वो, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों चार्जेस के फील्ड रीजन के अंदर सी है। कह रहे हैं कि सी पॉइंट जो है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के फील्ड रीजन के अंदर है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वजह से मिलेगा क्योंकि दोनों के फील्ड के अंदर ही है। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना बनने वाला है, यानी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि सी पे कितना फील्ड बनेगा। तो सी पे फील्ड निकालने के लिए सी पॉइंट पे जाओ और देखो इस पॉइंट पे पहले एक फील्ड इस लाइन पे बना लो कि ये फील्ड ए के कारण बना है, ये जो ए में चार्ज है उसके कारण फील्ड बना। तो फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, कांस्टेंट के डालेंगे, के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट होता है। ये सोर्स चार्ज का काम कर रहा है तो चार्ज को ले लोगे, डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर कर दोगे, डायरेक्शन हम लोग मेंशन कर दिए क्योंकि फील्ड है प्लस चार्ज से तो प्लस के लिए आउटवर्ड। अब ये आउटवर्ड फील्ड बना। उसी तरह से जब माइनस अपना फील्ड यहां पर बनाएगा तो माइनस फील्ड देखो इधर बनाएगा ऐसे E2, और E2 क्यों लिख रहा है भाई, इसको EB लिख देते तो बेटर, क्योंकि EA लिखे हैं तो EB लिख दो, क्योंकि B में जो पार्टिकल है उससे फील्ड बन रहा है EB। तो अल्टीमेटली जो C पे फील्ड बना है वो फाइंड करने के लिए हमको इस दोनों फील्ड का वेक्टर सम करना है, तभी जाके, यानी इसी हमको निकालने बोला गया, मतलब इसी का मॉड फाइंड करना है, वेक्टर इसी का मॉड फाइंड करना है कि सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और ये कैलकुलेट करने के लिए हमको इस फॉर्म पे आना होगा, वेक्टर सम। 2 ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 ही फील्ड बन रहा है, 3 होता तो 3 लगाते, 4 होता 4 लगाते, जितना होगा सबको लेंगे। और इसी का अब अगर हमसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए मॉड, तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट। तो सिंपल है कि पहले ई वेक्टर जो है इसका मॉड ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसके बाद मॉड ले लो ईबी का, ईबी वेक्टर का, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पर 2 लिख के ईए वेक्टर का मॉड, ईवी वेक्टर का मॉड, ऐसे। और ये मॉड है कितना, तो सामने हम लोग को दिख रहा है भाई, ये का जो मैग्नीट्यूड है, और ईबी हम यहाँ पर निकाले नहीं थे, ईबी को भी निकाल लोगे के, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, साइन प्लस में रखोगे, और डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर, साइन प्लस में क्योंकि माइनस से सिर्फ हम लोग डायरेक्शन को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड जब हम उस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर माइनस क्यू का फील्ड है तो माइनस पुट करते, नहीं ऐसा नहीं करना है। उससे बेटर होगा कि हम उसका डायरेक्शन को देखेंगे, माइनस से किधर फील्ड बन रहा तो फील्ड बनता है इनवर्ड, तो इनवर्ड हम यहाँ पर दिखा चुके हैं ईबी। अब यहाँ पर और एक टर्म आता है, वो टर्म होता है कॉस थीटा। इसको हम लोग कुछ ऐसा पढ़े, ए स्क्वायर ऐसे याद किए थे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वही चीज़ है। तो कॉस थीटा में से ये थीटा क्या है, तो थीटा इस दोनों के बीच का एंगल है, ये और ईबी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल सब 60 करके होगा, यहाँ भी 60 बनने वाला, सो दिस विल बी 120। और इसी का मॉड अगर हम फाइंड करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसी मॉड, तो √ओवर करके देखोगे यहाँ पर ये का मैग्नीट्यूड ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो तुम अगर चाहो तो स्टेप को थोड़ा सा छोटा इस तरह से कर सकते हो कि ई ए का स्क्वायर, और ईबी को भी हम इसको हटा के कर देंगे ई ए का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है। फिर आगे चल के यहाँ पर लिख देंगे 2
फिर लिखेंगे ई ए इंटू ई बी, सो ए स्क्वायर अगेन, और कॉस यहाँ पर हम लोग यूज़ कर देंगे 120 डिग्री। तो कॉस 120 का वैल्यू भी होपफुली सबको मालूम होगा। देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर आके प्लस 2 स्क्वायर, बट कॉस 120 इज माइनस हाफ, नाउ रूट ओवर, तो देखो 2 कैंसिल होगा, ए का स्क्वायर हो गया, फिर ए का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर माइनस ए का स्क्वायर हो गया रूट ओवर, और फिर ये सॉरी सबको क्यों काट दिया, ये रह जाएगा, ये कट गया, ये प्लस है, ये प्लस माइनस दो ठो का काट दिए, एक बचा ये स्क्वायर, रूट से निकाल देते हैं ई ए, यानी कि के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड। नेट फील्ड इतना ही है। हालांकि दोनों का जो फील्ड मैग्नीट्यूड बन रहा था वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही था, और रिजल्टेंट भी जो बन रहा है वो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर उतना ही आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है, आ गया ऐसा कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी टाइप के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर कि भाई अब 2 नहीं 3 फील्ड हो तो क्या होगा। अभी फिलहाल हम कुछ रेगुलर फिगर पे बात करें, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, थोड़ा सा बाद में हम लोग इसको थोड़ा पेचीदा करेंगे। अभी जैसे हम लोग एक स्क्वायर इन शेप कोई फिगर लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर उसी तरह से है कि ए बी सी डी, और यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, चलो सबको प्लस में रख दिए, जरूरी नहीं है, कर लिए वो क्वेश्चन, एक इसमें से एक माइनस कर लेंगे तो एक और क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इन शेप है और साइड हम आर एज्यूम कर लिए, तो पहले तो डायगोनल को समझ लोगे कि डायगोनल लेंथ कितना हो जाएगा, तो डायगोनल लेंथ √2r। अब रहा कि हम लोग से पूछा गया है कि डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करो डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पे जब फील्ड की बात कर रहे हैं तो कितना डी के सराउंडिंग पे चार्जेस कितना है, 3, क्योंकि ए वर्टेक्स में क्यू है, बी वर्टेक्स में क्यू है, सी में भी क्यू है, तो डी के सराउंडिंग पे 3 पार्टिकल है, और ये डी पॉइंट किस्मत से इस तीनों के फील्ड रीजन के अंदर है। इसका मतलब है कि डी पॉइंट पे हम लोग को 3 इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पार्टिकल के कारण दिखेगा। तो जैसे पहला ये फील्ड बना रहा, मान लो ये फील्ड बनाया, E1 नाम दे दिया कि ए पे जो चार्ज Q है उससे जो फील्ड बन रहा है वो फील्ड E1 बना, और तुम E1 का मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो कि Q चार्ज है तो Q ये सोर्स चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R का स्क्वायर, ठीक उतना ही फील्ड इधर से गौर करो, देखो ये भी बनाने वाला है, ये भी बनाएगा उतना ही फील्ड, इसको भी हम एक काम किए U1 नाम देते हैं। U1 क्यों कह रहा है, क्योंकि C में जो चार्ज है उससे भी तो डिस्टेंस R है और वो खुद है कितना, तो Q है, तो जितना फील्ड का स्ट्रेंथ इसका बन रहा उतना फील्ड का स्ट्रेंथ इसका भी बनेगा एट द पॉइंट D। बट दोनों फील्ड का डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर है, 90 पे जा रहा है, और B पे जो पार्टिकल है इससे जब हम फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर आके सब आउटवर्ड, सब प्लस में नहीं दिख रहा है तो भाई सबको प्लस करके दिखा देते हैं, सब प्लस में, सबका फील्ड आउटवर्ड, तो एक और फील्ड यहाँ पर बनने जा रहा है इस E2। बट इस बार है कि सर इसको E2 क्यों ले लिए, वो दोनों E1 बना रहा था तो इसको भी E1 करते, नहीं इस बार नहीं कर सकते बिकॉज इस बार डिस्टेंस बदल गया है, दोनों में तो R का स्क्वायर, बट इस बार क्या होगा, नीचे √2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2r स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड में तो कुछ कमी आया, डिस्टेंस बड़ा है, तो इसलिए फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग E2 मान लिए। और E2 का वैल्यू क्या होगा, सो E2 का वैल्यू भी लिख लेते हैं KQ और √2r का होल स्क्वायर, सो सिंपली 2r स्क्वायर। अब नेट फील्ड यानी कि डी पॉइंट पे जब हम फील्ड निकालेंगे वेक्टर फॉर्म पे, तो हमको क्या करना होगा, हम अगर ऐसा सोच के चलते हैं कि E1 कर लेते हैं वेक्टर, फिर E2 को भी वेक्टर, फिर एक E1 है वेक्टर, तो देखो यहाँ देखने से पता नहीं चलता है कि ये दोनों फील्ड, क्योंकि दोनों के साइन के साथ दोनों में प्लस साइन है, दोनों में वेक्टर, दोनों का चेहरा सेम, तो पता नहीं चलता है कि ये 90 डिग्री में है कि नहीं। हालांकि चीज़ वही है, अगर हम इसको कुछ समय के लिए चलो मान लेते हैं कि E3 है, तो फिर यहाँ पर E3 करने के बाद अब तो क्लियर है कि E1 इधर है, E2 इधर है, E3 इधर है, ये समझ में आता है। लेकिन अगर दोनों का नाम तुम एक जैसा दिए हो तो फिर तुम इससे ऐसे करके मत लिखो, E1 मत लिखो, क्योंकि ये देखने से
कुछ 2u1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर दिखाई पड़ता है। और ये कंप्लीटली मीनिंग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए तो हम जैसे जोड़ दिए हैं, बट ये दोनों u1 जुट नहीं सकता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर जा रहा है, दोनों को हम जोड़ भी नहीं सकते। इसलिए हम ऐसे फॉर्म को लिखेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, और लिखेंगे तो E3 के नाम पे लिखेंगे फिर, और 3 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। बट 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का ऐसा कोई फॉर्म तो हम लोग के पास है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पर वेक्टर का और थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म लेना पड़ता है, वो है रिजोल्यूशन, कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो वापस हम लोग एक बार वेक्टर चैप्टर का रिजोल्यूशन को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट डी को यहाँ पर हम बना देते हैं कि ये डी पॉइंट है, और यहाँ पर E1 का फील्ड बना हुआ है, दिस इज E1, और ये बीच में से फील्ड गया हुआ है E2। और हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब एंगल जो ये 45 का एंगल है, तो 45 डिग्री इधर से भी, 45 डिग्री इधर से भी। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले इस E1 को हम रिजॉल्व करेंगे, इसका एक प्रोजेक्शन बनने वाला, कंपोनेंट बनने वाला है E2 की तरफ, इस E1 cos 45, और ठीक इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बनने वाला है, इट इज ऑल्सो E1 बट इस बार sin 45। यानी इस जो हम गोल करके दिखाए U1, इसको हम रिजॉल्व कर दिए, 2 कंपोनेंट बना लिए, दोनों परपेंडिकुलर में, यानी एक कंपोनेंट इधर चला गया E2 की तरफ, दूसरा परपेंडिकुलर टू E2। वैसे इसे भी तुम रिजॉल्व करो, ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो फिर एक कंपोनेंट इधर आने वाला है U1 का, तो U1 cos 45 क्योंकि एंगल 45 है, और इधर एक कंपोनेंट फिर इससे भी बनने वाला है, इस U1 sin 45। और फिर क्या होगा, ये दोनों, ये टूट गया, जिसको हम गोल करके दिखा दिए, इसका मतलब है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो रिजॉल्व हो चुका है। अब तुम उसको दिमाग से आउट कर लो, ये दोनों है ही नहीं है, उसके जगह पे कंपोनेंट्स बचा हुआ है, और वो कंपोनेंट में भी E1 sin 45 आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों भी क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और अल्टीमेटली गौर करोगे क्या क्या बचेगा इस E2 के लाइन पे ये E1 cos 45, और उसके साथ साथ बचेगा ये U1 cos 45, एंड दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट फील्ड जो यहाँ पर D पॉइंट पे आ रहा है, वो कितना आ रहा है कि E2 खुद उस लाइन पे है, उसके साथ साथ 2U1 cos 45, ये 2 ठोक हम जोड़ दिए, क्योंकि अब तो सेम डायरेक्शन। यहाँ वही चीज कह रहे थे कि दोनों का डायरेक्शन तो 90 में है, तो डायरेक्ट हम उसको ऐड भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज को लिखें। अब E2 का वैल्यू क्या है, तो KQ/R², यहाँ 2 है, और यहाँ पर 2 लिख के E1 का वैल्यू 2KQ/ यहाँ R² cos 45 1/√2 ऐसे लिखोगे। फिर यहाँ से KQ/R², इसको कर दो बाहर, यहाँ पर हाफ, और √2 से कैंसिल करोगे 2 को, तो फिर एक √2 मिलेगा, कुछ इस तरह का आंसर आने वाला। फिर तो ऐसे करके हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलो, तो अब ऐसा न्यूमेरिकल तो हम बनाएंगे आगे, बट अभी थोड़ा बेसिक बता दिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। एकदम प्रॉब्लम एक दो करके उठाते रहेंगे आगे वाले वीडियो जो भी आ रहा है। तो बच्चों से कहेंगे कि भाई अगर अच्छा लगा तो लाइक करोगे, दिल से अच्छा लगा तो लाइक करोगे, और ऐसा फील होता है कि नहीं ये वीडियो फ़ायदेमंद है, ये हम लोग को फ़ायदा करेगा, आगे और वीडियोस चाहिए, तो सब्सक्राइब करोगे, दूसरे के फ़ायदे के लिए शेयर करोगे, और कमेंट भी कर देना। कभी कभी भूल जाते हैं क्या क्या बोलना रहता है, बट स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को मालूम है कि क्या करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है, व्यूअर्स को पता है कि सर अगर भूल भी जाते हैं तो हम लोग याद रखें कि हम लोग का ड्यूटी क्या है, तो हम लोग अपना काम करें, सर भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक सबको बाय।